Hello everyone. So let's get started for the next session on basics of accounting. चल तो हमने लास्ट सेशन में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को समझा था. अकाउंटिंग इक्वेशन वाज नथिंग न्यू. बेसिकली आपका जो बैलेंस शीट होती है वो अगर बेसिक देखें तो यही सेम चीज होती है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज. एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज. या हमने ये समझा था एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज. तो हमने ये कंप्लीट करा. देन एक और लायबिलिटीज को हम फर्दर स्प्लिट कर सकते हैं. एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज. कैपिटल हो गया जो बिजनेस ने अपने ओनर्स को देना है, और लायबिलिटीज हो गई जो बिजनेस ने बाहर वालों को देना है. तो ये हमने समझा और हमने देखा भी सही कि हर एक ट्रांजैक्शन जो करी थी उसके बाद आपका ये एसेट और लायबिलिटीज का टोटल जो है मैच कर रहा था. अब आगे कैसे बढ़े. देखिए, ये बैलेंस शीट तो आपने बनाना सीख ली, लेकिन क्या ये बैलेंस शीट फिजिबल होगी? अगर हमें ये तो 25 ट्रांजैक्शन थी, तो 25 ट्रांजैक्शन के लिए हमने ये फॉलो कर लिया. हमने एक एक ट्रांजैक्शन करी, उसका एसेट्स और लायबिलिटी साइड पे इम्पैक्ट देखा और वो इनकॉर्पोरेट कर दिया. लेकिन बताइए, इससे क्या आपका मतलब हर बिजनेस के लिए ये वाली चीज करना पॉसिबल हो पाएगा? सोचिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे. क्यों मुश्किल हो जाता है दोस्तों? देखिए, अगर मान लीजिए अभी तो बिजनेस की सपोज 25 ट्रांजेक्शन है साल में. अगर यही ट्रांजेक्शन 100 हो गई, 1000 हो गई, लाख हो गई, 10 लाख हो गई, 1 करोड़ हो गई, तब कैसे ये हर एक ट्रांजेक्शन के बाद यही सेम चीज होती रहेगी? सोचिए, जहाँ पे लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैपन ऑन अ डेली बेसिस, लाइक बिगर कंपनीज लाइक रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस. तो व्हाट डू यू थिंक कि वो ऐसे करते रहते होंगे? अगर उनकी आप बैलेंस शीट, पी&एल देखेंगे, मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी, तो उनकी बैलेंस शीट, पी&एल एक एक पेज में बने होते हैं. उनकी बैलेंस शीट एक पेज में होती है. इनफैक्ट यूजुअली 3/4 ऑफ ए पेज में वो आ रही होती है और नीचे साइन करने की जगह होती है. तो आप देखिए कि इतनी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट, यानी कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, इज कमिंग ओनली इन 3/4 ऑफ ए पेज और मैक्सिमम 1 पेज. तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये पॉसिबल है जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग. कि अकाउंटिंग में हम लोग देखते हैं क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग. तो ऑल दोज थिंग्स वी विल डू इट नाउ. तो आप देखिए, सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट समझा अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग में एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटी. अकाउंटिंग इक्वेशन कि हर एक चीज का इम्पैक्ट एसेट्स और लायबिलिटीज पे पड़ेगा और वो इक्वल रहेंगे आफ्टर द ट्रांजेक्शन. क्लियर? तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं. हमें वो एक पेज की बैलेंस शीट तक पहुंचना है. हाउ टू गो अबाउट इट फ्रॉम देयर? सबसे पहले इस पड़ाव में जर्नल एंट्रीज आती हैं कि जर्नल एंट्रीज के थ्रू वी विल स्टार्ट विद दिस थिंग. तो जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? बेसिकली जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने का एक तरीका है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं हम एक स्पेसिफिक वे में उनको रिकॉर्ड करें. ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जर्नल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे इस सेशन में. फिर हम लोग आगे लेजर अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, पी&एल, ये सब सीखेंगे. तो जर्नल एंट्रीज से स्टार्ट करते हैं. तो जर्नल एंट्रीज के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए पहले. देखिए दोस्तों,
सबसे पहले जर्नल एंट्रीज के लिए हमारे को ये पता होना चाहिए कि अकाउंट्स क्या होता है। अकाउंट्स बहुत ही सिंपल शब्दों में किसी भी एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस के बारे में उसकी उसकी डिटेल्स रिकॉर्ड करने को हम लोग अकाउंट बोल सकते हैं। जो सारी डिटेल एक एसेट, एक लायबिलिटी, एक इनकम, एक एक्सपेंस के बारे में जो भी डिटेल्स रिकॉर्ड होगी आपके अकाउंटिंग में, वो सब अकाउंट्स के थ्रू होती है। किसी पर्सन का नाम हो जिससे हमें पैसे लेने हैं, जिससे हमें पैसे देने हैं, किसी भी एसेट का नाम हो, कैश है, प्रॉपर्टी है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है, किसी भी एक्सपेंस का नाम हो, रेंट है, सैलरीज हैं, किसी भी लायबिलिटी का नाम हो, पेबल्स हैं, प्रोविजंस हैं, तो वो सारा कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। तो देखिए, इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ ए पर्सन, फर्म और थिंग, एन आइटम ऑफ इनकम और एन एक्सपेंस, मतलब जो भी अकाउंटिंग आप देखेंगे वो अकाउंट्स के थ्रू होगी। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स, तो सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में ही रिकॉर्ड होती है। हर प्रिपेयर्ड फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो मैंने यही बताया कि हर एक चीज के लिए यहाँ पे अकाउंट बनेगा। अकाउंट फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सप्रेस्ड इन मनी। एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है हम अकाउंटिंग में वही चीजें रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर हो सकती हैं। जो चीजें मनी में मेजर नहीं हो सकती वो नहीं आएंगी, जैसे हमारे इमोशंस। हम कहते हैं हमारे ह्यूमन एसेट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन एसेट्स हमने खरीदे नहीं है, तो इसलिए उनकी वर्थ नहीं आती अकाउंटिंग में। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स ऐसे हम लोग देखेंगे, कुछ को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट और बाकी सारे इम्पर्सनल अकाउंट्स हो गए। इम्पर्सनल अकाउंट्स में दो तरह के नॉमिनल अकाउंट्स। तो तीन तरह के अकाउंट्स हैं बेसिकली, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो है वो बेसिकली किसी पर्सन के नेम से रिलेटेड है। वो पर्सन कोई आपका नेचुरल पर्सन हो सकता है, जैसे प्रोप्राइटर, जैसे ऑनर का अकाउंट, सप्लायर जिससे आपने सामान खरीदा है, रिसीवर जिसको आपने सामान बेचा है उधार पे, आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट हो सकता है, जैसे एक कंपनी का अकाउंट हो सकता है, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी ही होती है, इंश्योरेंस एक कंपनी होती है, फर्म का अकाउंट हो गया, क्लब का अकाउंट हो गया, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। ये यानी कि एग्जिस्ट ह्यूमन फॉर्म में नहीं करते हैं। उसके अलावा कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स भी होते हैं, मतलब वो पर्सनल है नहीं, वो पूरे ग्रुप को हमने एक रिप्रेजेंटेटिव दे दिया कि जैसे मान लीजिए मैं 5 प्रीमाइसेस मैंने रेंट पे ले रखे हैं और सभी का भी रेंट बाकी है, तो वो रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम से हम कलेक्टिवली उनको बोल सकते हैं। ऐसे ही मेरे 100 एम्प्लॉइज की सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो 100 एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए एक इकट्ठा अकाउंट बना दिया कि सैलरी आउटस्टैंडिंग। ऐसे ही प्रीपेड एडवांस रेंट दे दिया, तो हमने इकट्ठा यहाँ पे कर दिया रेंट प्रीपेड। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये आपके पर्सनल अकाउंट्स हो गए कि हमें किसी पर्सन को ही देने होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप को हम लोग मेंशन कर रहे हैं एक तरीके से, रादर देन एन इंडिविजुअल पर्सन। रियल अकाउंट्स होते हैं दो तरह के, टैंजिबल और इनटैंजिबल। रियल नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो रियल है, मतलब जो आपको यूजुअली टैंजिबल रियल अकाउंट वो हैं जो आपको दिखते हैं, यूजुअली एसेट्स के अकाउंट जो होंगे आपके सारे, ठीक है, और जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, ये टैंजिबल रियल अकाउंट्स में है। इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स वो हो गए जो हैं तो सही एसेट बिजनेस के, लेकिन दिखते नहीं है। गुडविल हो गई एक बिजनेस की, ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट राइट्स हो गए। पेटेंट राइट्स आपको मिलते हैं जब आप मान लीजिए आपने एक मूवी प्रोड्यूस करी है, तो उसका पेटेंट राइट आपके पास होगा। सॉरी, आपने एक कोई ड्रग इन्वेंट करी है, तो उसका पेटेंट राइट आपके पास है। जैसे कोविड में कोविशील्ड और कोविन जो हुई,
उनका पेटेंट राइट जिन कंपनीज के पास है यू सॉ कि वो उनके लिए एसेट हैं, वो रियल अकाउंट में कवर होंगे। ट्रेडमार्क्स होता है किसी के नाम, किसी का अगर कुछ साइन है स्पेशली जैसे एडजेप ट्रेडमार्क, तो हम उसको ट्रेडमार्क करा लेते हैं कि ताकि इसको कोई और यूज ना कर सके। नॉमिनल अकाउंट है ओपन इन द बुक्स टू एक्सप्लेन द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो आपके एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट्स होते हैं, सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन, चाहे पेड या रिसीव। ऐसे अकाउंट्स ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स ऑल आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है जी। तो ये आपके तो ये आपके अकाउंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी अकाउंट्स देख सकते हैं, वैल्यूएशन अकाउंट बोल सकते हैं, बट मेनली आपकी 3 कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब पर्सनल, रियल और नॉमिनल के लिए देखिए अब हम लोग कैसे जर्नल एंट्रीज के ऊपर पहुंच रहे हैं। देखिए जो जर्नल एंट्रीज का होता है वो एक डबल एंट्री सिस्टम है, यानी कि जो भी एक ट्रांजैक्शन होगी उसका 2 जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। एक हम बोलेंगे, एक इम्पैक्ट को डेबिट और एक इम्पैक्ट को क्रेडिट बोलेंगे। एक इम्पैक्ट को क्या बोला जाएगा, डेबिट, और एक को बोला जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी। ये क्या है डेबिट और क्रेडिट, ये मान लीजिए रूल्स बनाए गए हैं। जैसे कि आपके सड़क पे चलने के लिए रूल्स हैं कि आपको लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग करनी है या राइट हैंड साइड ड्राइविंग करनी है, तो ऐसे ही ये डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग करने के रूल्स हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे और ये वर्ल्ड वाइड सेम रहते हैं। और ये दोनों एस्पेक्ट क्या होते हैं कि एक अकाउंट जो होगा वो देखेंगे आप डेबिट होगा और उतने ही अमाउंट से दूसरा अकाउंट या अकाउंट्स क्रेडिट होगा। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। इससे इंश्योर होता है कि कभी भी आपका अकाउंटिंग में मिसमैच नहीं आएगा, यानी एसेट विल ऑलवेज बिकम इक्वल टू लायबिलिटीज। दूसरा एक सिस्टम फॉलो होता है जिसे एक प्रोप्राइटर्स एक्सेट्रा कई बार ये वाला ये फॉलो कर रहे होते हैं, विच इज नॉट राइट। उसका देखिए टाइम सेविंग होता है, इकोनॉमिकल सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या आपने सेल्स रिकॉर्ड करी तो आपने कहा मैंने इस सामान बेचा इतने का, इसको आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसका सोचा नहीं कि कुछ और भी इम्पैक्ट जाएगा कि एसेट और लायबिलिटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। खर्चा करा मैंने, उसका खर्चा लिख लिया कि खर्चा करा, इसको इतना पे करा बस। तो लेकिन ये वाले से आपकी अकाउंटिंग जो होगी वो अनसाइंटिफिक तरीके से होगी। कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, कुछ नहीं रिकॉर्ड होती, और कुछ पार्शली रिकॉर्ड रहती है। लेकिन जब हम डबल एंट्री फॉलो करते हैं, जब एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, तो ये पूरा जो अकाउंटिंग है वो सही तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, इससे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक होती है कि हर एक जो आपका, जैसे मैंने बोला कि अगर टोटल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी मैचिंग, तो इसका मतलब आपने सही तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करी हैं, सही तरीके से अकाउंटिंग करी है। और अगर आपके अकाउंट्स सही तरीके से बने होंगे तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इजीली प्रिपेयर हो जाएंगे। तो पहले हम जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, यानी कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है, कितने अमाउंट से करना है। ये हम लोग, इसी को हम डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। जर्नल एंट्रीज के थ्रू हम लोग ये डबल एंट्री सिस्टम करेंगे। डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं, क्विकली देखिए, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। एक अकाउंट हम लोग जब बनाएंगे उसका एक साइड डेबिट होती है और एक साइड क्रेडिट होती है। लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं। इनको हम लोग करना सीखेंगे थोड़ी देर में। अब हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करना सीखते हैं। देखिए दोस्तों, जर्नल एंट्रीज में हमें बेसिकली करना क्या है, हमें देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं एक ट्रांजेक्शन में। जैसे हमने देखा कैश इन्वॉल्व है, अगर हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैश आया बिजनेस के पास और एक कैपिटल आया, ठीक है, पैसा आया। तो एक एसेट आया कैश की फॉर्म में और एक लायबिलिटी आई कैपिटल की फॉर्म में। तो हमें इन दो जो हमें सोचा कि एक कैश आया और एक कैपिटल आया,
तो इनमें से कोई एक चीज डेबिट होगी और कोई एक चीज क्रेडिट होगी। ये कैसे करेंगे? इसके दो तरीके के रूल्स हैं। पहला है गोल्डन रूल्स, या इनको ट्रेडिशनल रूल्स भी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और एक और रूल भी हैं जो आपके अभी फॉलो होते हैं, विच इज कॉल्ड अमेरिकन रूल्स और मॉडर्न। तो मैं दोनों बताता हूँ। हम फॉलो एक करेंगे कन्वीनियंस के लिए, बट आपको आपकी नॉलेज के लिए पता होने चाहिए, सो दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो आइए दोस्तों, करते हैं इसको। जर्नल एंट्रीज के लिए आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे पहले रूल फॉलो होते थे, गोल्डन रूल्स। ठीक है जी, या इनको हम ट्रेडिशनल रूल्स भी बोल सकते हैं। यूके से ओरिजिनेट हुए थे। तो गोल्डन रूल्स देखिए क्या होते थे अकाउंट जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए। इसमें सबसे पहले दो स्टेप में मैं आपको इनका वो बताऊंगा। इसको हम करेंगे इनके थ्रू जर्नल एंट्रीज, लेकिन बाद में हर एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो होगी, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन। हम एक ट्रांजेक्शन देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। वो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, दैट इज वो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे पर्सनल, रियल या नॉमिनल, या किसी पर्सन के नाम से रिलेटेड होंगे, या कोई एसेट के अकाउंट होंगे, या एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स के अकाउंट होंगे। स्टेप 2, जब हमने ये आइडेंटिफाई करा तो उसके बाद अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स टू द अकाउंट्स इन्वॉल्व। आप एक बार आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई करे कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, उसके बाद आपका ये करना है कि नीचे जो रूल्स दे रहा हूं मैं उनको अप्लाई करें। दीज रूल्स आर कॉल्ड गोल्डन रूल्स। पहला रूल होता है, अगर आपका पर्सनल अकाउंट इन्वॉल्व है, उन पे रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो बिजनेस से रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करिए, जो बिजनेस को दे रहा है उसको क्रेडिट करिए। रियल अकाउंट्स पे रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आया बिजनेस में उसको डेबिट करिए, जो गया से उसको क्रेडिट करिए। फिर होता है नॉमिनल अकाउंट्स, खर्चे, इनकम, लॉसेस, गेन्स के अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स। तो ये तीन रूल्स हम लोग देखेंगे। जैसे एक ट्रांजेक्शन के लिए मैं कर देता हूँ। जैसे पहली ट्रांजेक्शन थी कि राम स्टार्टेड हिज बिजनेस विद एन अमाउंट ऑफ 10 लाख। इसको हम डिटेल में करेंगे बाद में। एक ट्रांजेक्शन बस कर रहा हूँ। राम ने बिजनेस स्टार्ट करा, तो देखिए दो अकाउंट आए थे। एक आया था, कैश आया था बिजनेस के पास 10 लाख का, और एक बिजनेस के पास एक कैपिटल आई थी, राम्स कैपिटल बोलते हैं या कैपिटल बोल सकते हो। तो एक तो हम इनके हर एक नाम जो यूज करेंगे यहाँ पे, उसके नाम के आगे अकाउंट लगाएंगे। कैश अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट। ओके जी, पहले ये क्लियर होना चाहिए। अब हम इसका नेचर देखें। कैश क्या है? किसी पर्सन का नाम है? नहीं। रियल, क्या ये टैंजिबल एसेट है? बिल्कुल, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो ये एक रियल अकाउंट है, राइट। और राम्स कैपिटल क्या है? किसी पर्सन का है? बिल्कुल पर्सन का है, किसी पर्सन ने पैसा लगाया है, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। अब
जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैश एक रियल अकाउंट है, राम एक कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, अब देखिए रियल अकाउंट पे रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो बिजनेस में आया रियल अकाउंट में, जो बिजनेस में आया उसको डेबिट करिए, बिजनेस से गया उसको क्रेडिट करिए। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई होगा डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में आ रहा है कैश, तो इसीलिए हम लोग करेंगे नीचे कैश अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट जो होता है जर्नल एंट्री पास करने का होता है डेट जिस दिन एंट्री हुई, पर्टिकुलर्स यानी कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, उसके साथ साथ लेजर फोलियो कहाँ पे आपके लेजर में जब हम अकाउंट बनाएंगे कहाँ पे आएगा, उसके बाद अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ पे आपके डेट अभी मान लीजिए 1 जनवरी, ठीक है, और आपने अब करा कैश अकाउंट डेबिट, हम डेबिट लिख सकते हैं यहाँ पे, और डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अमाउंट डेबिट 10 लाख से। राम कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट पे रूल है डेबिट द रिसीवर, जो बिजनेस से ले रहा है उसको डेबिट करिए, क्रेडिट द गिवर, जो बिजनेस को दे रहा है उसको क्रेडिट करिए। तो क्रेडिट द गिवर आता है, बिजनेस को ये राम पैसा दे रहा है, तो इसलिए हमारा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू, हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, या एक और तरीका है कि कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, मैं टू भी लगा सकता हूँ इसके आगे, तो वो भी जायज है। तो आप 10 लाख क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। तो इस तरीके से एक जर्नल एंट्री पास होती है कि 1 जनवरी को हमने देखा कि कैश आया बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, इसको पढ़ा कैसे जाता है, कैश टू राम्स कैपिटल। ठीक है, तो धीरे धीरे आप समझेंगे सारा, कोई बात नहीं। अभी अब हम बस एक मेन, हमने आज जर्नल एंट्रीज के बारे में अच्छे से सीख लेना है। तो गोल्डन रूल या ट्रेडिशनल अप्रोच इसको हम बोलेंगे, या ब्रिटिश अप्रोच। अब हम लोग करते हैं जरा, जो हम फॉलो करने वाले हैं वो भी एक अप्रोच है, वो इसी से निकल के आई है। ठीक है, अगली अप्रोच है मॉडर्न अप्रोच या अमेरिकन अप्रोच। आइए दोस्तों, इसमें भी हम लोग 2 स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप्स, पहला होगा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ए ट्रांजेक्शन। लेकिन यहाँ पे जो नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व होगा वो हो गए 4 तरह के, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस, राइट। अगर ऑनर ने भी जो पैसा लगाया वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, ठीक है, तो आप अगर एक ऐड करना चाहते हैं एसेट्स के साथ कैपिटल कर दीजिए, कैपिटल मींस बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड ऑनर्स, और बाकी लायबिलिटीज मींस बाहर की लायबिलिटी जो आपने बाहर वालों से ले रखा है। तो आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्वड इन ट्रांजैक्शन, यूजुअली 4 तरह के अकाउंट्स होंगे किसी भी बिजनेस में, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस। पहला आपने करा ये वाला स्टेप, स्टेप 1 कि नेचर ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व निकाला, लेकिन यहाँ पे वो नेचर डिफरेंट है, वहां पे था पर्सनल, रियल, नॉमिनल, यहाँ पे हमने लिए एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। स्टेप 2 है वंस यू हैव आइडेंटिफाइड तो अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स। बहुत सिंपल रूल है, इंक्रीज, एसेट, मैं ऐसे बोलूं, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस। ये रूल जो हैं आप
समझिए ये बने गए हैं गोल्डन रूल से ही, लेकिन ये एक समराइज्ड वे है जर्नल एंट्रीज पास करने का, इंक्रीज और डिक्रीज। और हम लोग ये दो वर्ड यूज करेंगे, डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट को हम शॉर्ट में डीआर से डिनोट कर सकते हैं, क्रेडिट को हम शॉर्ट में सीआर से डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, एसेट में अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज में अगर डिक्रीज होता इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट। इनकम्स में अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, डिक्रीज होता है डेबिट। एक्सपेंसेस में अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अगेन आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके थ्रू आराम से वेरीफाई हो जाएगा वो रूल्स के अकॉर्डिंग। बट ये जिस्ट है, ये आपका फाइनल कंक्लूजन है कि अगर एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। इनकम और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। आइए जरा पहली ट्रांजेक्शन एक बार इसके थ्रू करके देखते हैं, उसके बाद हम सारी ट्रांजेक्शन्स करेंगे। और पहले हम मॉडर्न अप्रोच के थ्रू करेंगे। वंस वी आर थॉरो विद मॉडर्न अप्रोच तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कुछ एंट्रीज करके देखेंगे, ताकि हमें एक कंफर्ट मिल जाए कि हमें दोनों आती हैं। इंटरव्यू में आज भी कई बार ट्रेडिशनल मेथड से पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए और हमेशा ध्यान रखने के लिए हमेशा आपको मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच फॉलो करनी है। और इसका एक ब्यूटी बताता हूँ कि बिलीव मी, अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती हैं तो आपको अकाउंटिंग आती है। आपने 50% से ज्यादा अकाउंटिंग सीख ली अगर आपको जर्नल एंट्रीज आती है, क्योंकि यही बेस है। यू शुड ओनली नो व्हाट इज टू बी डेबिटेड, व्हाट इज टू बी क्रेडिटेड। उसके बाद बाकी सारा काम जो है सॉफ्टवेयर करते हैं। जब हम काम करते हैं जैसे टैली जैसे सिंपल सॉफ्टवेयर भी ये काम कर देते हैं। तो जो और सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एसएपी, जेडी एडवर्ड्स और एकल, तो वो आपकी लाइफ और आसान बना देते हैं। लेकिन जो आपको पता होना चाहिए वो है लॉजिक, कि क्या अकाउंट डेबिट करना है, क्या अकाउंट क्रेडिट करना है। राइट। तो देखते हैं, पहले ट्रांजेक्शन थी कि राम ने कैपिटल लगाई 10 लाख की। तो देखिए दोस्तों, दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, कैश अकाउंट था एक तो, और एक राम्स कैपिटल अकाउंट था। अब जरा चेक करें बिजनेस के लिए कैश क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। एसेट है। अब देखिए एसेट जो है बिजनेस में बढ़ रहा है या कम हो रहा है, आप कहेंगे बढ़ रहा है। तो अगर कैश एक एसेट है और वो इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट होना चाहिए। तो आपका जो होगा यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो आप डेट डाली सपोज 1 जनवरी, वही तो आपने बोला कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख। राइट। अब देखिए, राम कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। बिजनेस ने पैसा लिया ऑनर्स से, तो हमने पढ़ा था एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन डूइंग द बिजनेस। तो राम की कैपिटल एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी भी बिजनेस के लिए इंक्रीज हो रही है, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10 लाख, ये आपकी एंट्री होगी। तो आई थिंक इट वाज मच मोर सिंपलर टू डू। ठीक है जी। तो आप देखिए एक बार, आपने क्या करा, आपने आइडेंटिफाई करा कि कैश और राम कैपिटल दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं। कैश एक एसेट है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। राम की कैपिटल एक लायबिलिटी अकाउंट है, बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। तो अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई। तो दिस इज हाउ वी शुड प्रोसीड। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब हम सारी एंट्रीज इसके अकॉर्डिंग करेंगे।
चलिए अब इट विल बी ए गेम, मजा आएगा इसको करने में। देखिए आप करते जाते हैं इसको, सारी ट्रांजेक्शन करते हैं एक एक करके। मैंने ऑलरेडी करी हुई है एक्सेल पे, बट फिर भी मैं आपके साथ लॉजिक डिस्कस करूंगा और फिर ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा। तो एक बार पहली ट्रांजेक्शन जो हमने करी मैं दिखा देता हूँ हमने कैसे करी हुई है इसमें। आप देखिए हमने क्या करा हुआ है, डेट लिखा, पर्टिकुलर लिखा, ठीक है। पर्टिकुलर का मतलब डिटेल्स, कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है। ये लेजर फोलियो, ये क्या चीज होती है? ये लेजर फोलियो होता है कि हम ना हर एक चीज का अकाउंट बनाएंगे, इसके बाद पूरा डिटेल की कैश सारा कहाँ से आया कहाँ गया, उसका सारा ब्यौरा एक अकाउंट के एक उसमें आपका रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो वो कौन से पेज पे होगा, एक रजिस्टर बनता था जिसको लेजर बोलते हैं, कौन से पेज पे है रजिस्टर के, वो कैश की सारी डिटेल 10 नंबर पेज पे है, तो हम उसका नंबर लिख देते हैं। राम की कैपिटल की डिटेल 40 नंबर पेज पे आ रही है तो उसका डिटेल लिख देते, उसका नंबर लिख देते थे। तो इससे क्या होता था, इससे रेफरेंसिंग हो जाती है कि कैश का हम डिटेल जानना चाहते हैं कि ये कहाँ पे आ रही ट्रांजेक्शन, 10 नंबर पेज पे आ रही है। कैश की जितनी ट्रांजेक्शन होंगी वो 10 नंबर पेज पे आ रही होंगी। कैपिटल की जितनी ट्रांजेक्शन होंगी बिजनेस में वो 40 नंबर पेज पे उसका सारा ब्यौरा होगा। तो ये वो है, आजकल ये कंप्यूटर में कोड्स होते हैं तो लेजर फोलियो नहीं बनते वैसे, लेकिन अभी भी कॉन्सेप्ट सेम फॉलो होता है। इसके बाद देखिए डेबिट अमाउंट लिखा है, क्रेडिट अमाउंट लिखा है, और आपने पहली ट्रांजेक्शन अभी समझ ली थी, कैश अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट भी लिख सकते हो, नहीं तो टू राम्स कैपिटल अकाउंट भी चलता है। तो डेबिट वाला अमाउंट आपने डेबिट वाले कॉलम में लिखा, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखा। और ये नीचे क्या लिखा है, ये नीचे एक लिखा है मैंने, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है ये नरेशन है। नरेशन का मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा इस ट्रांजेक्शन को समझाने की कोशिश करी है कि बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम। आप ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। किसी ने बस इतना ही लिख के काम चलाया, किसी ने ये भी लिखा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय राम, ठीक है। तो दोनों ही चलेंगे, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस उसके बारे में आपने थोड़ा सा जानकारी देनी है ताकि जो पर्सन भी अकाउंट्स पढ़े उसको बेटर समझ में आ जाए। एक लेमैन भी अगर पढ़े तो उसको समझ में आ जाए क्या हुआ, ठीक है। और आपको क्लैरिटी रहे अकाउंटिंग करते हुए कि क्या चीज थी ये, ठीक है। तो नरेशन हम लोग लिखते हैं जब हम लोग इवन जब 11th 12th ग्रेजुएशन पढ़ रहे होते हैं तो जर्नल एंट्रीज जहाँ जहाँ पे पूछी जाती हैं, आपको नरेशन के मार्क्स नहीं मिलते लिखने के, लेकिन अगर नहीं लिखते हैं तो कटते हैं मार्क्स। तो इट इज दैट इम्पोर्टेंट, लिखनी चाहिए, प्रैक्टिकली भी लिखी जाते हैं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 10 लाख 10 लाख आई। अब हम आगे मूव करते हैं। चलो दोस्तों, नेक्स्ट सारी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं। हमने सेकंड ट्रांजेक्शन अब करनी है। ही परचेज गुड्स ऑफ ₹4,50,000 एज फॉलोज, 1,75,000 इन कैश एंड 2,75,000 ऑन क्रेडिट। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग एक एक पार्ट में करेंगे। मैं यहाँ पे आपको लॉजिक बताऊंगा और उसके बाद हम लोग देखिए वहाँ पे एंट्रीज देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने सामान खरीदा कैश में। तो देखिए दो अकाउंट हैं, एक तो है आपका स्टॉक, ठीक है। लेकिन हम स्टॉक वर्ड नहीं यूज करते कि स्टॉक अकाउंट आया स्टॉक गया। हम एक वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। परचेजेस परचेजेस यूज करते हैं जर्नल एंट्रीज करने के लिए। स्टॉक इज द फाइनल थिंग विच इज लेफ्ट आफ्टर ऑल द परचेज एंड सेल्स। सामान जितना खरीदा उसमें से जितने का सामान बिक गया उसके बाद जो बचा हुआ दैट इज आवर स्टॉक। तो परचेजेस होता है अकाउंट जो यूज कर जाता है स्टॉक की जगह, और दूसरा अकाउंट है हमारा कैश, राइट। तो परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। देखिए अब परचेजेस है, इसको आप खर्चा भी मान सकते हो कि हमने सामान खरीदा, इसको आप एसेट भी मान सकते हो कि आपने एक एसेट आया आपके पास इन्वेंट्री। बट हम लोग यूजुअली इसको अब खर्चा मान के चलें ताकि हम लोग आगे जब सेल्स को हम इनकम मानेंगे और परचेज को हम खर्चा मान के चलें, राइट।
आप एसेट भी मान सकते हैं, उससे भी सेम ट्रीटमेंट, एक्सपेंसेस और एसेट्स की वैसे भी सेम ट्रीटमेंट है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी आपको इसमें दिखा देता हूँ। सपोज हमने परचेजेस है, परचेज हमने एक खर्चा माना, एक्सपेंस है, और बिजनेस में एक्सपेंस होना या इंक्रीज होना एक ही बात है। तो आपने परचेज करा, एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ, डेबिट। कैश एक एसेट है बिजनेस में, जब आपने सामान कैश में खरीदा तो कैश एक एसेट है, डिक्रीज होगा तो ये क्रेडिट होगा। अगर यही परचेज को मैं एसेट मानता तो परचेज एक एसेट है, बिजनेस में सामान बढ़ रहा है, इसलिए तब भी डेबिट। तो दोनों तरफ से आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट आएगा। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो मैं इसमें भी दिखा देता हूँ। आपकी एंट्री जो होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट और 175 से, और टू कैश अकाउंट 175। ठीक है जी। तो आप ये एंट्री पास कर सकते हो। एक और भी पार्ट था वहां पे, आपने 275 का सामान उधार में भी खरीदा। आइए इसका क्या करें। फिर देखिए, दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक परचेजेस और एक आपका कैश, सॉरी, इस बार आपने उधार पे खरीदा है तो पेबल एक अकाउंट है। आपको बस ये अकाउंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कौन सा दूसरा अकाउंट है। तो परचेज एक एसेट है या एक्सपेंस है, ठीक है जी, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। पेबल एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस, लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए पे करना है किसी को, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट 2,75,000 और टू पेबल्स 2,75,000। तो दोस्तों ये आपकी एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू पेबल्स। नाउ सी, ये दोनों एंट्रीज एक ही दिन पे हुई हैं। हम चाहें तो इनको अलग अलग कर सकते हैं जैसे मैंने अभी करा, नहीं तो एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं कि हमारी टोटल परचेजेस, ऐसे भी समझिए टोटल परचेजेस एक्सपेंस या एसेट इंक्रीज हो रहे हैं कितने से, 175 का कैश और आपने 275 का क्रेडिट पे, तो 450 से आपका ये हो रहा है। दूसरा अकाउंट है, कुछ कैश गया तो कैश अकाउंट, कैश एक एसेट है जो कि कम हो रहा है, डिक्रीज कितने से, 175 से, तो आपका ये, सॉरी, ये डेबिट हुआ 450 से और ये क्रेडिट हुआ 175 से। अभी ये मिसमैच है। क्यों मिसमैच है? क्योंकि आपके एक पेबल्स भी, आपने कुछ सामान उधार भी खरीदा है। तो पेबल एक लायबिलिटी है, ये इंक्रीज हो रही है, ये क्रेडिट हो जाएगी 275। तो दोबारा से देखें, हम इनको मर्ज भी कर सकते थे कि हमने टोटल परचेजेस करी हैं 450 की, परचेज एक एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करा 450 से। फिर एक हमने कैश पे करा, कैश एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, कम करा हमने, तो क्रेडिट 175। पेबल एक लायबिलिटी है, हमने इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो आप देखिए ये एंट्री हमने ऐसे करी भी हुई है यहाँ पे, परचेजेस अकाउंट डेबिट 450 कि हमने जितना एक्सपेंस करा तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट 450। कैश एक अकाउंट है जो एसेट है, डिक्रीज हो रहा है तो कम करा, उसको क्रेडिट करा 175। पेबल एक लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट करा 275। ये आइडली ये माइंड में चलना चाहिए। जब आप थोड़ी सी ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे, इट विल वर्क इन योर माइंड। बार बार आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा कि परचेज एक एक्सपेंस है, ये माइंड में हो जाएगा। तो बस आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो हमने लिखा बीइंग परचेज इन कैश एंड ऑन क्रेडिट, हमने कुछ परचेजेस कैश में करी एंड कुछ क्रेडिट पे करी। आई होप दिस इज ओके। हम लोग यूजुअली जब क्रेडिट पे लिखते हैं तो हमने किससे परचेज करा वो भी लिख देते हैं। यस, आई होप यहाँ तक सब समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही परचेज ए कंप्यूटर कॉस्टिंग 60,000 ऑन क्रेडिट। अब आप बताएंगे कि अगर कंप्यूटर खरीदा उधार पे, कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, बस इतना समझना है। एक अकाउंट होगा कंप्यूटर्स
और एक अकाउंट होगा पेबल्स, कंप्यूटर्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होगा पेबल्स अकाउंट। कंप्यूटर बिजनेस में क्या है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस? आप कहेंगे एसेट है। बिजनेस के लिए कंप्यूटर एसेट जो है बढ़ रहा है, कम हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? डेबिट। एसेट अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। पेबल बिजनेस में क्या होता है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस? लायबिलिटी है। इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी बिजनेस के लिए, कम हो रही है? तो इंक्रीज हो रही है, तो ये आपका क्रेडिट। तो आपकी एंट्री जो बनेगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट 60,000 60,000। देखिए यही करा हमने, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू पेबल्स अकाउंट 60,000। आई होप दिस इज ओके विद यू। आई होप समझ में आया। चल, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ही पेड रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹50,000 फॉर प्रीमाइसेस। अभी पार्ट्स में करके देखें, फिर बाद में हम लोग देखेंगे इसको कंबाइन करा जा सकता है या नहीं। एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, बताइए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है बिजनेस के लिए क्या था? सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर एक बिजनेस देता है, डिपॉजिट एक चीज हो गई, और जब सिक्योरिटी डिपॉजिट दोगे तो कैश कम होगा, कैश एक और चीज होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट बिजनेस के लिए क्या है? एक आपने सिक्योरिटी की तरह पैसा रखा हुआ है, जो आप जब खाली करोगे प्रेमाइसेस तो आपको वापस मिल जाए। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है बेसिकली एक एसेट है बिजनेस के लिए, जो कि बढ़ रहा है बिजनेस में, इसलिए वो डेबिट होना चाहिए। कैश एक एसेट है, जो कि जब पे कर रहे हो तो कम हो रहा है बिजनेस से, तो ये क्रेडिट होना चाहिए। तो एंट्री बनेगी, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट 50,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक एसेट है जो बढ़ रहा है, डेबिट 50,000। कैश एक एसेट है जो कम हो रहा है, क्रेडिट 50,000। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कि हमने यही करा है, सिक्योरिटी, अच्छा हमने मर्ज करा हो इधर यहाँ पे, बट मैं अभी बता देता हूँ। हमारी एक और पार्ट है इसी ट्रांजेक्शन का, ही ऑल्सो पेड ए रेंट ऑफ 15,000 इन कैश। तो आइए अभी हमने अलग अलग देखा, अब रेंट को भी देख लेते हैं। रेंट एक क्या, कौन सा अकाउंट है? रेंट एक अकाउंट है और कैश एक और अकाउंट है। बस ये अकाउंट्स आपको आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि कौन से 2 3 4 अकाउंट इन्वॉल्व है। रेंट एक एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस? रेंट एक एसेट नहीं है, वापस नहीं मिलेगा, एक्सपेंस है। बिजनेस में एक्सपेंस होना, इंक्रीज होना ही है। तो रेंट एक एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। तो कितने का रेंट करा है आपने? 15,000 का, तो 15,000 आपका ये डेबिट होगा। कैश एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, रेंट आपने जब पे करा, तो एक क्रेडिट होगा 15,000 से। तो अगर आप देखिए यहाँ पे हमारा 3 अकाउंट में ही काम चल सकता है, कैश दो दो बार आ रहा है, तो हम क्या इसको मर्ज कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए आपका एक एसेट था सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है, एक आपका है रेंट, और एक है आपका कैश। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। तो आप वन कितने से, आपने जितने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया उतने का आपने डेबिट कर दिया। रेंट एक एक्सपेंस है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट होता है, तो वो आपने 15,000 से इसको भी डेबिट। कैश एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, तो टोटल दोनों ट्रांजेक्शन मिला के 65,000 का डिक्रीज हो रहा है। एसेट अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, तो 65,000 का आपका, ये आपका क्रेडिट होता है। तो एंट्री जो बनी वो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट डेबिट, रेंट डेबिट टू कैश। नाउ विल डू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन।
आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। He opened a bank account with cash of ₹40,000। तो आपने 40,000 के साथ अपना बैंक अकाउंट खोला। तो देखिए बहुत सिंपल है। अब ये सारी ट्रांजेक्शन आपको सिंपल लगनी चाहिए। देखिए जब आपने बैंक में पैसा डाला कैश से निकाल के, तो एक अकाउंट इम्पैक्ट हुआ बैंक अकाउंट और दूसरा हुआ कैश। बैंक एक एसेट है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होना चाहिए। कैश एक दूसरा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपका कैश निकला, बैंक बढ़ा, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपका आपने एंट्री डाली, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैश अकाउंट 40,000। तो ये आपने एंट्री डाली और इससे ये आपका कंप्लीट हो गई एंट्री। नेक्स्ट देखिए, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख फॉर 5 लाख इन कैश अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि 2 लाख का सामान 5 लाख में बेचा तो 3 लाख का फायदा हुआ। 3 लाख का फायदा हमने कैपिटल में डाला था, इफ यू रिमेम्बर, राइट। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। दोस्तों अगर आपके पेरेंट्स अगर बिजनेस करते हैं तो देखिए जरा, अगर वो किसी सामान की ट्रेडिंग करते हैं या ठीक है सेल कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो हर एक ट्रांजेक्शन पे अपना प्रॉफिट निकालते रहते हैं, या पूरे एक पीरियड के एंड पे, जैसे साल के एंड पे वो एक प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। जैसे एडजेब में हम लोग स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, क्या हम लोग जो प्रॉफिट या लॉस है वो एक हर एक ट्रांजेक्शन पे निकालते रहेंगे, कितनी स्टूडेंट की फीस मिली, एक स्टूडेंट की उसमें हमें कितना फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हर एक पे निकालते रहे, या पूरे साल के एंड पे कि कितनी टोटल सेल्स हुई, कितने टोटल खर्चे हो गए और उसके बाद कितना हमारा फायदा या नुकसान हुआ। तो सही जो है वो है कि आपका एक पीरियड के एंड पे, यूजुअली जैसे एक साल के एंड पे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। तो एक साल के एंड पे हम लोग देखते हैं कितने की सेल्स हुई, कितने खर्चे हो गए, तो आपका कितना नेट प्रॉफिट या लॉस बचा। तो जब हम सेल्स कर रहे होते हैं तो हम इमीडिएटली प्रॉफिट नहीं मान रहे होते, बुक नहीं कर रहे होते। वो अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए सही था क्योंकि वहां पे हम सारे खर्चे, सारी इनकम लॉसेस गेन्स कैपिटल में एडजस्ट कर रहे थे। यहाँ पे हमें डिफरेंट तरीके से चलना है। यहाँ पे हमें सेल्स को अलग रखना है, कॉस्ट को अलग रखना है और बाद में नेट प्रॉफिट फाइनली निकल के आए। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पे हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे। आपने सामान बेचा और वो बैंक से पैसा मिला, एक बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है और एक आपका एक सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व मानेंगे। बैंक एक एसेट है बिजनेस में जो कि बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है, जब आपका चेक आएगा, क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में, तो आपको 5 लाख का बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक अगर एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा 5 लाख। सेल्स एसेट लायबिलिटी इनकम या एक्सपेंस, इनकम का अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है। ऑल इनकम एंड लायबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। तो इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। तो देखिए आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू सेल्स अकाउंट 5 लाख। आई होप दिस इज क्लियर। तो हम लोग हर एक एंट्री पे प्रॉफिट या लॉस नहीं बुक करके चल रहे, साल के एंड पे करें। नेक्स्ट है, ही टुक ए बैंक लोन ऑफ ₹6 लाख। तो अगर एक बैंक लोन लिया तो सोचिए क्या दो अकाउंट इन्वॉल्व, ये दिमाग में होना चाहिए। बैंक, एक बैंक में पैसा आएगा और एक बैंक लोन का अकाउंट होगा। बैंक एक एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, जो कि डेबिट होगा। बैंक लोन एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए जो कि इंक्रीज हो रही है, जो कि क्रेडिट होगी। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 6 लाख 6 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू बैंक लोन 6 लाख।
बैंक टू बैंक लोन 6 लाख 6 लाख। ठीक है जी, तो ये आपकी एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 6 लाख 6 लाख। देखिए हमने कौन से अकाउंट करे थे, आपका बैंक एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है डेबिट, बैंक लोन एक लायबिलिटी, इंक्रीज हो रही है क्रेडिट, तो एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 6 लाख 6 लाख। आइए नेक्स्ट एंट्री करते हैं, देखते हैं इसमें। अगला था ही मेड द पेमेंट टू क्रेडिटर्स और पेबल्स ऑफ ₹49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹50,000। तो इन्होंने एक पेमेंट करी है, 50,000 देने थे किसी को, 49,000 दिए। अभी आप सिंपल सोचिए, आपका एक अकाउंट तो पेबल है, एक आपका कैश कम हो गया, ठीक है, अभी रहने देते हैं बाकी को। पेबल एक लायबिलिटी है, जब आप पे कर देते हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज अगर होती है तो डेबिट होती है। तो कितने से लायबिलिटी कम हो गई आपकी? 50,000 से। कैश एक एसेट है जो कि जब पे करोगे तो डिक्रीज होगा, अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, तो 49,000। लेकिन ये तो मिसमैच हो गया डेबिट और क्रेडिट में, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम हुई 50 से और कैश कम हुआ 49 से। डिफरेंस एक आपको बोला था कि वो क्या है, आपके लिए इनकम है जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ कुछ आपको, डिस्काउंट रिसीव एक आपके लिए इनकम है जो कि इंक्रीज हो रही है, जो कि अगर एसेट सॉरी इनकम अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, तो 1,000 आपका क्रेडिट हो जाए। पेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश 49,000 टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। पेबल अकाउंट 50 टू कैश 49 टू डिस्काउंट रिसीव 1,000। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री पास हो जाती है। आई होप समझ में आई। तो पेबल 50 पे हो गए, कैश सिर्फ 49 गया, डिफरेंस हमारा फायदा है, डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनकम है, इंक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,50,000 फॉर 6 लाख ऑन क्रेडिट। अगेन हम प्रॉफिटेबिलिटी एक ट्रांजेक्शन पे नहीं बुक करेंगे, हम लोग दो अकाउंट यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। एक, अब आपने उधार बेचा है, कैश नहीं मिला, तो एक अकाउंट आपका रिसीवेबल्स अकाउंट होगा और एक आपका सेल्स अकाउंट होगा। रिसीवेबल एक एसेट है बिजनेस के लिए जो कि इंक्रीज हो रहा है, जो कि डेबिट होगा 6 लाख से, और सेल्स एक अकाउंट है इनकम का, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट होगी 6 लाख से। तो बहुत सिंपल सी एंट्री बनी, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6 लाख 6 लाख, देख सकते हैं आप, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, he purchased furniture of 1 lakh, 40,000 paid in cash, 60,000 क्रेडिट। अब बड़े हो गए हम थोड़े से, हमें थोड़ी सी ट्रांजेक्शन समझ में आई है, तो हम कंबाइन कर सकते हैं क्या? देखिए, हमारा एक अकाउंट है फर्नीचर का, जो हमने कुछ कैश खरीदा कुछ क्रेडिट। फर्नीचर एक एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है, कितने का टोटल फर्नीचर आया? फर्नीचर एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट। तो हमने कुछ कैश में खरीदा है 40,000, कुछ उधार पे खरीदा है, तो 40 प्लस 60, फर्नीचर तो फर्नीचर है, इकट्ठा आ जाएगा, टोटल 1 लाख। कैश एक और अकाउंट है इन्वॉल्व, और कुछ हमारे पेबल्स, 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, कुछ उधार खरीदा। फर्नीचर एक एसेट है, इंक्रीज हुआ, डेबिट करा 1 लाख से। कैश एक और एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने पे करा, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने से क्रेडिट होगा कैश? जितना आपने कैश में पे करा है 40,000। और फिर पेबल एक लायबिलिटी है जो कि इंक्रीज हो रही है, जो कि फिर क्रेडिट होगी 60,000। तो आपकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू पेबल्स, फर्नीचर टू कैश टू पेबल। तो फर्नीचर टू कैश टू पेबल 1,40,000 60,000, तो 1,40,000 60,000। तो यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट है ही हायर्ड एन एम्प्लॉय,
पेड सैलरी फॉर 11 months at 5,000 per month and salary is outstanding for 1 month. हमने कल एक्रूअल सिस्टम पढ़ा था कि हम खर्चा जो बुक करते हैं वो जितना हुआ साल का उतना मान लेते हैं, चाहे पे हुआ या नहीं। तो आइए देखिए, यहाँ पे एक तो अकाउंट है सैलरी अकाउंट, एक अकाउंट है कैश अकाउंट। तो अभी हम लोग पहले सैलरी से करते हैं। दो अकाउंट हमें पता ही है। सैलरी एक खर्चा है, ठीक है जी, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। लेकिन खर्चा अगर हमने 12 महीने काम कराया है तो खर्चा 12 महीने का है या 11 महीने का है? 12 महीने का। तो खर्चा 60,000 का है। कैश एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है। हमने पेमेंट जो करी है तो डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट होगा। हमने लेकिन पेमेंट जो करी है अभी 11 महीने की करी है 55,000, और जो डिफरेंस है वो सैलरी अभी पे करनी बाकी है, वो एक लायबिलिटी है, उसको हम सैलरी आउटस्टैंडिंग या सैलरी एक्रूड बोलते हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग भी हमने एक अकाउंट बना दिया जो कि बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, जो कि इंक्रीज हो रही है, जो कि क्रेडिट होगी 5,000 से। तो आप इनको अलग भी कलर से कर सकते थे। सैलरी जो पे कर दी, सैलरी टू कैश आता 55 और बाकी सैलरी जो आपकी आउटस्टैंडिंग बची हुई है तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000। तो दोनों तरीके सही हैं, ये एक कंबाइन एंट्री है। दोबारा समझिए, हमने क्या करा, सैलरी पूरे साल का खर्चा है एक्रूअल बेसिस पे, पूरे साल का खर्चा 60,000 है, 60,000। तो हमने कहा खर्चा है 60,000, पे करा है नहीं करा डजेंट मैटर, बाद में देखेंगे। तो आपका सैलरी 60,000 आ गई। कैश एक एसेट है, डिक्रीज हुआ, क्रेडिट होगा, लेकिन कैश कितने से कम हो रहा है? 55,000 से। सैलरी आउटस्टैंडिंग एक लायबिलिटी है जो इसकी वजह से बढ़ रही है 5,000। तो आपकी एंट्री बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 60, 55 एंड 5,000। तो देखिए, सैलरी अकाउंट डेबिट 60,000 टू कैश 55,000 टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 5,000। ये आपकी एंट्री पूरी होती है इसकी। नेक्स्ट देखिए, ही पेड इंश्योरेंस ऑफ 10,000 फॉर फुल ईयर ऑन 1 अक्टूबर, ईयर एंड 31 मार्च। आपने 1 अक्टूबर को अगले 30 सितंबर तक का पैसे दे दिए, लेकिन आपका साल जो खत्म हो रहा है 31 मार्च को, 6 महीने इस साल का खर्चा है और 6 महीने आपने एडवांस में दे दिया। तो आइए इसको भी देखते हैं। देखिए, एक अकाउंट है आपका इंश्योरेंस एक्सपेंस, ठीक है जी, एक अकाउंट है कैश। चलिए पहले इन दोनों को देखते हैं। इंश्योरेंस एक खर्चा है, इस साल का खर्चा बताइए कितना इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, लेकिन इस साल का एक्रूअल बेसिस पे इस साल का जो खर्चा बनता है दैट इज ओनली फॉर 6 months। तो आपने 10,000 पूरे साल का दिया है, तो हाफ मान लीजिए 5,000 बनता है। लेकिन कैश एक एसेट है जो डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट होगा, लेकिन कैश जो गया वो आपकी जेब से 10,000 का गया। तो खर्चा 5,000 का था लेकिन 10 दे दिया, बाकी एडवांस में दिया इंश्योरेंस, जिसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस बोलते हैं, जो कि हमारे लिए अभी एक एसेट है, उसका यूटिलाइजेशन बाद में होगा। हमने पहले ही दे रखा है, ठीक है, हमारे लिए हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जो फीस एडवांस में दे रहे हो वो आपके लिए एक एसेट है और मेरे लिए एक लायबिलिटी है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, एक इंक्रीज हो रहा है एसेट, डेबिट होगा, तो इसलिए 5,000। तो एंट्री जो बनेगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 10,000। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश 10,000। दोबारा समझिए, इंश्योरेंस एक खर्चा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, लेकिन खर्चा सिर्फ इस साल में 6 महीने का है, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो हमने 6 महीने का खर्चा लिया। कैश हमने पूरा पे कर दिया, अगले साल तक का भी कुछ पे कर दिया। तो कैश एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट होगा 10,000 से। अब एडवांस जो हमने पे करा हुआ है उसका बेनिफिट हमें अगले साल मिलेगा, तो वो एक एसेट है, अभी इंक्रीज हो रहा है, डेबिट करा 5,000 से। तो एंट्री बनी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 5,000, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 5,000 टू कैश 10,000। आई होप दिस इज ओके। अगला है बैड डेट्स 10,000।
तो देखिए 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई बस होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। बैड डेट्स क्या है? एक अकाउंट है बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट, हर एक के नाम के आगे अकाउंट लिखना है आपने। और एक है आपका कैश पे करते हो? नहीं, रिसीवेबल्स कम होते हैं। बैड डेट्स एक एक्सपेंस है या लॉस है, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। रिसीवेबल एक एसेट है, जब बैड डेट्स होंगे तो रिसीवेबल कम हो जाएंगे, तो जो कि डिक्रीज हो रहा है इसकी वजह से क्रेडिट होगा। तो एंट्री विल बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल्स 10,000 10,000। I hope this is clear. Bad debts to receivable 10,000 10,000, right? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेट, सबसे पहले हमने अमाउंट निकालना सीखा था कि कितने किस पे निकलता है। 6 लाख के टोटल डेटर्स थे, 10,000 ऑलरेडी बैड हो चुके थे, 590 बचा था। 590 का 10% 59,000 का प्रोविजन बनेगा। प्रोविजन कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस का प्रिंसिपल है कि एंटिसिपेट फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, एंटिसिपेट फॉर फ्यूचर इनकम एंड गेन्स। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो आपका एक तरीके से खर्चा, नुकसान मान लिया आपने जो अभी दिया नहीं है। इसको अभी हम सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे, और भी तरीके इसके हो सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स एक है, एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो रहा है बिजनेस के लिए, और इसलिए हमने डेबिट करा 59,000। और इससे भी फाइनली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो रिसीवेबल्स पे पड़ेगा, कैश पे नहीं पड़ेगा। रिसीवेबल एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट 59,000। और भी तरीके एंट्री पास करने के इसके, लेकिन मैं इसको अभी सिंप्लीफाइड वर्जन में कर रहा हूं आपके लिए। तो यहाँ पे एंट्री में इस तरीके से चेंज कर रहा हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 59,000 टू रिसीवेबल्स। आप इसी एंट्री को ध्यान रखिए। तो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 59,000 टू रिसीवेबल। मैंने बोला और भी एंट्रीज करने के तरीके हैं ये वाली, लेकिन अभी आपकी जानकारी के लिए इतना काफी है। ये हम बाद में सीखेंगे जब हम थोड़े से और एडवांस अकाउंटिंग करने लगेंगे, तो और क्या मेथड हो सकते हैं और क्यों हम ऐसे नहीं करेंगे, वो भी इसका लॉजिक भी पता चलेगा। इफेक्ट यही आएगा फाइनली कि आपका प्रोविजन एक खर्चा माना जाएगा और अल्टीमेटली वो रिसीवेबल से कम होगा। तो प्रोविजन एक खर्चा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, इसलिए 59,000। रिसीवेबल एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए क्रेडिट। दोबारा से, प्रोविजन एक खर्चा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट। रिसीवेबल एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। तो हमने एंट्री डाली प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 59,000 टू रिसीवेबल 59,000। अगला है डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स 40%, फर्नीचर 10%। तो हमने समझा था डेप्रिसिएशन क्या है। देखिए हम अलग अलग कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स एक खर्चा है, और उससे कम कैश नहीं होता, कंप्यूटर्स की वैल्यू कम होती है। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एक एक्सपेंस है या लॉस है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो डेबिट करोगे। 60,000 का कंप्यूटर थे, उसका 40%, डेप्रिसिएशन कंप्यूटर एक खर्चा इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। उसका 40% जो है आपका इस साल का डेप्रिसिएशन है, वो आपका डेबिट होगा। कंप्यूटर एक एसेट है, डेप्रिसिएशन की वजह से उसकी वर्थ कम हो जाती है, क्रेडिट होगा 24,000। और ऐसे ही फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट, दो अकाउंट हो गए। ये एक एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। 1 लाख का फर्नीचर था, उसका 10%, 10,000। फर्नीचर एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट 10,000। तो
डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर टू कंप्यूटर्स, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू फर्नीचर। आप चाहें तो इकट्ठा अगर डेप्रिसिएशन का एक ही अकाउंट बना रहे हैं तो डेप्रिसिएशन ये भी एंट्री पास कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन कंप्यूटर्स और फर्नीचर, 3 अकाउंट होगा। तो डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। कितने का डेप्रिसिएशन लगा? 24,000 कंप्यूटर पे और 10,000 आपका फर्नीचर, इस पे फर्नीचर पे। कंप्यूटर एक एसेट है जो डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्रेडिट, तो आपका 24,000। फर्नीचर एक एसेट है जो अगेन डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट 10,000। तो ये आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 34, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट 24,000 एंड फर्नीचर 10,000। तो देखते हैं हमने पहले कैसे करा हुआ है। तो अलग अलग करा। डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 24 टू कंप्यूटर 24, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10,000 टू फर्नीचर 10,000। तो दोनों ही सही है। गुड्स गिवन इन चैरिटी वर्थ 1,000। तो देखिए गुड्स गिवन इन चैरिटी वर्थ 1,000। तो अगर चैरिटी में सामान दिया तो 2 अकाउंट है, चैरिटी अकाउंट। अगर कैश देते तो कैश आ जाता, लेकिन सामान दिया है, सामान जो दिया है आपकी कॉस्ट पे जाएगा, आप फायदे पे नहीं उसको कर सकते कि इसमें भी हमें प्रॉफिट होगा। तो हम जो सामान आया है हम उसको परचेजेस में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपका परचेजेस एक बेसिकली एसेट मान सकते हो, यहाँ पे स्टॉक मान सकते हो कि जो कम हो रहा। चैरिटी एक एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, ठीक है। तो आपका चैरिटी 1,000 का आ जाएगा। परचेजेस अगर एसेट मानते हैं, डिक्रीज हो रहा है, सामान गया, क्रेडिट 1,000। अगर आपको लगता है नहीं आपको इसको खर्चा ही मानना है, तब भी कोई बात नहीं। देखिए एसेट या एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट 1,000। अगर आप यहाँ पे एसेट की तरह ट्रीट करके चलेंगे तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए। सामान कम हो रहा है, बेसिकली लॉजिक है, सामान कम हो रहा है, एसेट है, इन्वेंट्री कम हो रही है, इसलिए आपका डिक्रीज हुआ। तो आपकी एंट्री जो बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स दिए हैं, कैश दिया होता है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल्स रुपीज 10,000। तो देखिए सैंपल्स बांटे। अब ये जो है सैंपल बांटना एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग का खर्चा आप मान सकते हो। तो एडवर्टाइजिंग मान लेते हैं, आपने अपने प्रोडक्ट की करी, या मार्केटिंग एक्सपेंस बोल सकते हो। एक एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो रहा है, जो कि डेबिट होगा, कितने से? 10,000 से। इसमें भी आपका सामान गया, परचेजेस। अगर एसेट जैसे माना हमने, इन्वेंट्री कम हो गई तो डिक्रीज हुआ, क्रेडिट, और इसको भी आप कॉस्ट पे लेते हो तो एडवर्टाइजिंग डेबिट या मार्केटिंग एक्सपेंस डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, 10,000 10,000। आई होप दिस गिव सम क्लैरिटी। तो एंट्री विल बिकम एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेजेस 10,000 10,000। नेक्स्ट, received from customer rupees 45,000 in full settlement of 50,000 चेक। हमें कस्टमर से 50 मिलना था, 45 मिला चेक से। तो देखिए अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे। एक तो है आपका बैंक, जितना पैसा मिला उससे। एक आपका रिसीवेबल्स। पहले ये दो सोचते। बैंक एक एसेट है जो कि बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट होगा, लेकिन कितने से? सिर्फ 45 मिला। रिसीवेबल एक एसेट है, जब मिल गया पैसे तो कम हो जाएंगे, तो रिसीवेबल एक एसेट है जो कम हो गए, क्रेडिट कितने से? 50,000 से 50,000 के आपके रिसीवेबल कम हो जाएंगे, क्योंकि फुल सेटलमेंट में आपने 50 के बदले 45 ले लिया। नुकसान हुआ कुछ, 5,000 का नुकसान हुआ, इसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउ। हमने इस बार डिस्काउंट अलाउ करा अपने कस्टमर को कि जल्दी दे दो, हम आपको 5,000 कम कर दें। डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस है जो कि इंक्रीज हो रहा है,
जो कि डेबिट होगा 5000 से। तो आपका एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू रिसीवेबल। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 45, डिस्काउंट अलाउड 5,000 टू रिसीवेबल 50,000। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹10,000 सोल्ड फॉर 8,000 कैश। तो आपने आपने 10,000 का फर्नीचर 8,000 में बेचा। तो देखिए एक तो कैश आया आपके पास, ठीक है जी, एक अकाउंट हो गया। एक आपके यहाँ से फर्नीचर गया, ठीक है, ये दो तो है। कैश एक एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है जब बेचोगे और पैसा आया डेबिट, लेकिन 8,000 आया। फर्नीचर एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट होगा। कितने का फर्नीचर गया? 10,000 का फर्नीचर। इस दौरान लॉस हो गया, 10,000 की चीज 8,000 में बेची, नुकसान हो गया। एक अकाउंट और बनेगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। ये एक एक्सपेंस या लॉस है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट होगा 2,000 से। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 8,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2,000 टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। सॉरी मैंने दिखाया नहीं। एक अकाउंट था कैश एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट 8,000 से। फर्नीचर एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है 10,000 से। अब 8,000 कैश आया, 10,000 का फर्नीचर गया, बीच में नुकसान है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक और अकाउंट आएगा जो कि लॉस का अकाउंट है, एक्सपेंस का अकाउंट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा 2,000 से। तो एंट्री विल बिकम कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट टू फर्नीचर। तो कैश डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर। नेक्स्ट देखिए। परचेज न्यू फर्नीचर ऑफ 35,000 इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ 12,000 एंड रिमेनिंग पेमेंट थ्रू बैंक। फर्नीचर खरीदा, कुछ तो अपना सामान दे दिया, तो सामान हम परचेजेस से ले रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनाते, परचेज के नाम से दिखाया हुआ है, और उसके अलावा बाकी जो बचा वो बैंक से चला गया। तो फर्नीचर एक जो है वो आपका एक एसेट है जो आपका इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो जाएगा 35,000 से। आपने कितने का फर्नीचर क्या सामान के अगेंस्ट खरीदा? परचेज हमने सामान उसके बदले दिया 12,000 की कॉस्ट का, तो एसेट डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट 12,000। और बाकी हमने बैंक के थ्रू पे करा, ये भी एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट 23,000। तो एंट्री विल बिकम फर्नीचर अकाउंट डेबिट 35,000 टू परचेजेस 12,000 टू बैंक अकाउंट 23,000। आई होप यू आर एंजॉइंग नाउ। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 35 टू परचेजेस 12,000 एंड टू पेबल्स आपका उधार खरीदा, सॉरी आई मेड बैंक बैलेंस के थ्रू खरीदा तो टू बैंक। तो टू बैंक 35,000 23,000, sorry. The furniture to purchases to bank. I hope this is clear. Now next, stationery purchase 5,000 cash. स्टेशनरी हमने खर्चा माना है अभी, ठीक है। तो स्टेशनरी अगर खर्चा मानते हो तो दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, एक तो स्टेशनरी अकाउंट और एक कैश अकाउंट। स्टेशनरी एक एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा 5,000 से। और कैश एक एसेट है, वो डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्रेडिट होगा 5,000 से। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 5,000। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट बल्ब परचेज फॉर 2,000। ये भी हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने खर्चा माना था। तो आइए देखें। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये सब आपको ना माइंड में करनी है अब ये चीजें। एक्सपेंस अकाउंट और कैश, ये
अभी बेबी स्टेप्स ले रहे थे इसलिए ठीक था, लेकिन ये माइंड में होना चाहिए, करके नहीं दिखाना। एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, 2000 का था शायद। कैश एक एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से क्रेडिट होगा 2000 से। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू कैश, ये आपने, ठीक है जी। अगली ट्रांजेक्शन है, फिर कैपिटल लगाई 1 लाख की, ये पहली वाली ट्रांजेक्शन है। इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 1 लाख, बहुत सिंपल है। कैश एक आया बिजनेस के पास और एक कैपिटल आई जो ऑनर है। तो कैश एक एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, जो कि डेबिट होगा 1 लाख से, और कैपिटल एक लायबिलिटी है बिजनेस की, इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट होगी तो 1 लाख। तो एंट्री विल बिकम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट, second last transaction, withdrew rupees 20,000 from bank for official purpose and 50,000 for personal। अलग अलग करते हैं। बैंक से जो ऑफिशियल पर्पस के लिए पैसा निकाला, तो देखिए जो बैंक से ऑफिशियल पर्पस के लिए निकाला, आपके पास एक तो कैश आ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। कैश एक एसेट है जो कि इंक्रीज हो रहा है, जब ऑफिशियल के लिए निकाला तो डेबिट होगा। कितना निकाला आपने? 20,000 निकाला, ठीक है जी। बैंक एक एसेट है जो डिक्रीज हो रहा है, जब क्योंकि बैंक से पैसा निकला, क्रेडिट होगा 20,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये है ऑफिशियल पर्पस के लिए जो निकाला। दूसरा भी देख लेते हैं, फिर अगर कंबाइन करेंगे तो वो भी कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। दूसरी पार्ट था 50,000 पर्सनल पर्पस के लिए निकाला। तो देखिए, एक तो बैंक अकाउंट इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, और अब पर्सनल पर्पस के लिए निकाला जब, तो आपको आपका बेसिकली बिजनेस की लायबिलिटी टुवर्ड्स ऑनर कम हो गई। तो आप कैपिटल अकाउंट को लिख सकते हो, लेकिन हम उसको जब निकालते वक्त एक अकाउंट यूज करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स इज नथिंग बट नेगेटिव कैपिटल, कि हम जब पैसा निकालते हैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में, तो वो कैपिटल ही कम हो रही है एक तरीके से। आप अभी साइड में कैपिटल लिख के चलिए, लेकिन हम नाम उसका फैंसी यूज करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट। तो बैंक एक एसेट है, जब पैसा निकालोगे तो डिक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट 50,000 से, ठीक है जी, 50,000 से क्रेडिट है। और ड्राइंग एक कैपिटल लाइबिलिटी जो बिजनेस की कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि बिजनेस पे कर रहा है ऑनर को, तो डेबिट होगा 50,000 से। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। ठीक है, आप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक भी कर सकते थे, लेकिन जो हम लोग नाम यूज करेंगे पर्सनल उसके लिए, वो ड्राइंग्स अकाउंट यूज होता है। ठीक है, अब इनको क्या कंबाइन कर सकते थे? यस। देखिए, बैंक जो क्रेडिट हो रहा है वो आप, एक तो आपका कैश आया बिजनेस के लिए, कैश अकाउंट एक एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा 20,000 से। फिर आपका बैंक गया, बैंक अकाउंट एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, कितने से? क्रेडिट होगा 70,000 से, 20,000 प्लस 50,000। और फिर उसके बाद आपका एक आपका ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स एक आपका कैपिटल ही है। अब देखिए, मैं कैपिटल को ही कम करूं, तो कैपिटल एक लायबिलिटी है बिजनेस की, वो कम हो रही है, तो क्रेडिट होगी, सॉरी डेबिट होगी 50,000। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आइए देखते हैं हमने कैसे अलग अलग करा है। तो इकट्ठे करा, कैश अकाउंट डेबिट 20, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 50 टू बैंक अकाउंट 70। तो इंडिविजुअली भी कर सकते थे और कंबाइन भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट, ही पेड टैक्स ऑफ 15,000 कैश एज एन एडवांस टैक्स।
तो अगर आपने एडवांस टैक्स पे करा, ठीक है जी, आपने एडवांस टैक्स पे करा, तो एडवांस टैक्स एक एसेट है बिजनेस के लिए, एडवांस टैक्स अकाउंट और एक कैश गया। एडवांस टैक्स एक एसेट है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, आपने एडवांस में गवर्नमेंट को दे रखा है 15,000, तो 15,000 आपका ये हो गया। कैश एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट होगा 15,000 से। तो एडवांस टैक्स डेबिट टू कैश अकाउंट, आपका ये एक इफेक्ट पड़ेगा, एडवांस टैक्स डेबिट टू बैंक या कैश, ठीक है, 15-15। अब इन्होंने बैंक से माना है, हम कैश से भी मान सकते थे, ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे कैश लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया। अगला है, देखिए, अगला जो है, ही क्रिएट प्रोविजन ऑफ 25,000 फॉर टैक्स। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे? देखिए, आपको एक प्रोविजन बनाया आपने, आपको पता है आपने इनकम कमा ली है, उस पर इतना लगभग टेंटेटिवली आपके पास टैक्स बन जाएगा। तो टैक्स एक खर्चा है जो पे नहीं करा, अभी बाद में पे करना है, तो आप इसको एक इनकम टैक्स एक्सपेंस या इसको टैक्स एक्सपेंस बोले, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट एक रखा, अभी पे नहीं कर रहा है, तो साथ में लायबिलिटी भी है, टैक्स पेबल अकाउंट। टैक्स एक्सपेंस जो है वो एक एक्सपेंस है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, कितने से कितने का टैक्स एक्सपेंस है? 25,000, ठीक है जी। टैक्स पेबल एक लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, इंक्रीज हो रही है, अभी देनी बाद में होगी अगले साल, तो क्रेडिट होगी, आपने पहले से एंटिसिपेट करा है इतने की लायबिलिटी, तो आप एंट्री बन सकती है टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पेबल 25,000। तो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे आप लिख दोगे टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 25,000 टू टैक्स पेबल अकाउंट 25 प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ठीक है, आपने अलग करके रख दिया। ये पे अगले साल करना है, खर्चा इसी साल का है, पे अगले साल करना है, तो खर्चा तो आ गया एक्रूवल बेसिस पे, और लायबिलिटी अगले साल पे करोगे, तो टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स पे, ठीक है जी। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये एक बैलेंसिंग फिगर है, ये कैसे आई वो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एक और चीज होती है, तो वहां से आपको ये समझ में आएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक, इसकी एंट्री नहीं है, तो आपने 25 एंट्रीज आज सीखी कि किस तरीके से जर्नल एंट्री पास करी जाती है। तो बहुत सिंपल था, आपने ये समझा कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो अकाउंट्स इन्वॉल्व, एसेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। उसके बाद आपने उसमें देखा कि उनको एसेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, इनकम, एसेट लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। अब हम लोग यही कुछ ट्रांजेक्शन में से हम गोल्डन रूल्स के हिसाब से करेंगे, एंड देन दिस जर्नल एंट्री टॉपिक विल बी। चलिए, अब देखिए, हम लोग यही एंट्रीज एक बार ट्रेडिशनल अप्रोच से भी कर लेते हैं या गोल्डन रूल से कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ, पहली एंट्री मैंने कर दी थी, दोबारा एक बार करता हूँ। पहली एंट्री थी, देखिए, पहली एंट्री थी कि राम ने बिजनेस स्टार्ट करा 10 लाख से। अब थोड़ा सा सेंस, गोल्डन रूल याद करिए, आपको अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। फिर पर्सनल है तो रूल अप्लाई करना है, कौन सा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल पे डेबिट what comes in, credit what goes out. Nominal पे डेबिट all the expenses and losses, credit all the income and gains.
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राम ने जब बिजनेस में कैपिटल लगाई तो क्या हुआ? तो एक तो आपका कैश आया, ठीक है जी, और एक राम की कैपिटल आया। कैश एक एसेट है, सॉरी कैश एक रियल अकाउंट है, हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए। और राम्स कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि पर्सन के नाम से। रियल अकाउंट पे रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है, सॉरी डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, तो कैश आ रहा है तो डेबिट हो गया। राम्स कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट, सॉरी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो बिजनेस को, जिस बिजनेस से ले रहा है उसको डेबिट करें, जो बिजनेस को दे रहा है उसको क्रेडिट करें, क्रेडिट द गिवर। तो आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 10 लाख, और राम्स टू राम्स कैपिटल 10 लाख। तो कैश टू राम्स कैपिटल इस तरीके से आपने करोगे। नेक्स्ट, उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन थी सामान कैश में खरीदा। अलग अलग करते हैं। सामान कैश में खरीदा, एक अकाउंट है आपका सामान परचेजेस, ओके जी, और एक है आपका कैश। परचेजेस जो है आपका रियल अकाउंट है। सपोज अगर मैं इसको एसेट मानता हूं तो रियल है, अगर मैं इसको खर्चा मानता हूं तो नॉमिनल हो जाएगा। एंड ठीक है, कैश एक आपका पर्सनल अकाउंट है, कैश एक, सॉरी कैश भी एक रियल अकाउंट है। परचेज सामान आया, डेबिट व्हाट कम्स इन 175 का, और कैश इज अ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है या जा रहा है? कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट 175। अब कुछ उधार पे भी सामान खरीदा था 275 का, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट सॉरी एंड पेबल्स अकाउंट, दो अकाउंट है। परचेज एक रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट पे रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सामान आ रहा है तो इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा, तो आपका 275। पेबल एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बिजनेस को ये कुछ दे रहा है, सामान उधार दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर 275। तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू पेबल्स अकाउंट। मर्ज कर सकते हैं आप दोनों एंट्रीज को, परचेज अकाउंट डेबिट 450 टू कैश 175 टू पेबल्स 270। आई होप ये समझ में आया। नेक्स्ट, he paid a refundable security deposit or he purchased a computer costing 60,000 credit। तो देखिए हर एक पे अब यही लॉजिक लगाइए, कंप्यूटर से एक अकाउंट है और पेबल से एक अकाउंट है। कंप्यूटर एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कंप्यूटर 60,000 का आ जाएगा। पेबल एक पर्सनल अकाउंट है और दे रहा है हमें, तो ये 60,000 के आपका, तो कंप्यूटर्स टू पेबल 60,000 60,000। मैं 5 ट्रांजेक्शन करता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप खुद करिए। He paid a refundable security deposit of 50,000 for premises। तो आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करा और कैश गया आपका। सिक्योरिटी डिपॉजिट एक एसेट है, रियल अकाउंट है, या इसको हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट एक पर्सन को देंगे, यूजुअली एक पर्सन को देंगे, पर्सनल अकाउंट है, और कैश एक आपका रियल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर 50,000 और कैश एक रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो थोड़ा सोचना पड़ता है ज्यादा इधर, बाकी इम्पैक्ट तो वही आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा सोचना है, वो एक समराइज वर्जन है कि एसेट लायबिलिटी इनकम या एक्सपेंस आइडेंटिफाई करिए और सीधा उसमें एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट एंड सो।
सिक्योरिटी डिपॉजिट टू कैश, रेंट पे करा, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। रेंट एक एक्सपेंस है तो पर्सनल अकाउंट होते हैं, सॉरी नॉमिनल अकाउंट होते हैं रेंट, और कैश एक रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट पे रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, डेबिट कर दो इसलिए 15,000। कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये भी सिंपल है, द ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगला है लास्ट, अभी के लिए हम लोग ये करेंगे, आप बाकी अपने आप से पूरा करेंगे। He opened a bank account with cash of rupees 40,000. He opened a bank account with cash of 40,000. तो बैंक एक अकाउंट है और कैश एक अकाउंट। बैंक को आप पर्सनल अकाउंट भी मान सकते हो, किसी कंपनी में जमा करा रहे हो, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक ले रहा है, कितने पैसे ले रहा है, 40,000। कैश एक रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो 40,000। तो इस तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन आप जर्नल एंट्री कर सकते हो बैंक टू कैश। तो ये मैंने 5 करी हैं, फर्स्ट 5 आप बाकी करिएगा खुद से, लेकिन आई वुड सजेस्ट एक ही फॉलो करिए। मैं अब ये सजेस्ट करूँ, आपको ये आने चाहिए ट्रेडिशनल या गोल्डन रूल्स, लेकिन जो आपको यूज करना है थ्रू आउट योर क्वालिफिकेशन, थ्रू आउट योर प्रोग्राम्स, तो वो आपको ये वाला करना है ताकि आपको कभी गलती ना करें। सिंपल सा काम है, आप आइडेंटिफाई कर पाने चाहिए कि आपका जो अकाउंट एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है। अगर वो एसेट है, इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट डिक्रीज हो रही है डेबिट। इनकम है, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रही है डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है जी। एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटीज और इनकम इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। और ये रटना नहीं है, समझ के करा आपने। गोल्डन रूल से ही ये रूल्स निकले हैं, फाइनली ये जिस्ट निकली है कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एसेट एंड expenses go hand in hand, increase debit, decrease credit, liability and income go hand in hand, increase credit, decrease debit। तो इस तरीके से अगर आप समझ के करेंगे, आप जर्नल एंट्री में कभी गलती नहीं कर सकते। कोई भी डिफिकल्ट जर्नल एंट्री अब आप लेके आइए, उसको आप आराम से पास कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। तो आपने आज सीखा जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं, और अगर आपको जर्नल एंट्री आ गई तो आपको आधे से ज्यादा अकाउंटिंग आ गई। बिलीव मी, आज अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी क्लास में होते हैं तो उनको भी हमें जर्नल एंट्री समझाना पड़ता है, बिकॉज भूल चुके होते हैं और मैक्सिमम लोगों ने रटी होती है। तो रटने से नहीं, आप इससे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज पास कर सकते हो। आई होप आपको मजा आया होगा जितना मुझे आया है, एंड आपको समझ में भी आया होगा सारा। थैंक यू सो मच। एंड कल की अगली क्लास में हम लोग जो करेंगे वो हम लोग इसके बाद लेजर अकाउंट्स, और फिर हम लोग आगे हम ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, P&L ये सीखेंगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में। थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय।